सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही त्रिभुवन सदन में दाखिल हुए वो नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि चारों तरफ राज परिवार के सदस्यों का खून बिखरा हुआ था। कुछ घायल थे और कुछ जीवन के आखिरी सांसें गिन रहे थे। जिस बिलियर्ड्स हॉल में लोगों ने सोचा कि वो अपने बंदूक के पिता को दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो एक गन फायर किया जो उनके पिता की गर्दन में लगा और वापस चले गए। हर कोई हेलो गाइस, कैसा खबर सब जना संचार उंचा मां पण एकदम ठीक छू, एकदम धीरे रामरो छाई। सो गाइस, थंबनेल और टाइटल से तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा हम लोग किस पे रिएक्शन करने वाले हैं। खैर बताता चलो भाई साहब, नेपाल की एक ऐसी रॉयल फैमिली जिसको मौत के घाट उतार दिया गया, आज हम लोग इस पे रिएक्शन करने वाले हैं। और भाई साहब जानने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि यार मतलब पूरी की पूरी फैमिली भाई फना होगी। यार हिस्ट्री में हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि भाई साहब पूरी रॉयल फैमिली को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया हो। तो आज हम लोग इस पे रिएक्शन करने वाले हैं। ये भाई ने हिंदी में वीडियो बनाई है और कोई इंडियन चैनल आई थिंक। तो देखते हैं कि भाई साहब ये क्या हुआ था, क्या स्टोरी है जिसको सुन के भाई नेपाल के लोग आज भी रोते हैं। तो खैर इस पे रिएक्शन करते हैं। नेपाल के दरबार हत्याकांड के नाम से जाने जाने वाले इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे पहलू हैं और सबसे खतरनाक पहलू है इस परिवार को लगा श्राप जो साल 2001 में अपना असर दिखा गया। नेपाल का पूरा राजघराना अपनी विरासत को बिना किसी वारिस के छोड़ गया। पूरी दुनिया हैरान रह गई क्योंकि नेपाल हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। इस घोषित हिंदू राष्ट्र में आज लोकतंत्र बहाल है। 3% भाई हिंदू मेजॉरिटी वहाँ पे। वो घटना ना हुई होती तो आज भी वहाँ पर राजा का शासन चलता। हाँ ये बात है भाई। इस शाही हत्याकांड का कारण लोगों के मन के भीतर इतना क्रूर आक्रोश कब से पनप रहा था और कैसे सारा परिवार समाप्त हो गया, हम जानेंगे इस घटना के हर एक पहलू को आज के इस वीडियो में। इसलिए हमारे साथ आखिर अच्छा, आई थिंक ये दरबार स्क्वायर जहाँ पे बना हुआ है ना, ये मतलब जो इनका दरबार स्क्वायर है, आई थिंक मैं वहां से गुजरा हुआ हूँ जब मैं नेपाल गया था। आई थिंक गाइज मुझे कमेंट बताना ये थामेल वाली साइड पे आता है ना, मतलब उसी रास्ते में आता है ना, वही रोड के ऊपर ही। आई थिंक ये वही वाला है ना, कमेंट में बताना मुझे। जरूर बने रहिएगा। साल 2001 के पहले तक नेपाल के महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह हुआ करते थे और उनकी रानी महारानी ऐश्वर्या थी। उनके साथ उनके बड़े बेटे और उनके बाद होने वाले महाराजा क्राउन प्रिंस यानी युवराज दीपेंद्र वीर विक्रम शाह के अलावा उनका छोटा बेटा राजकुमार निराजन वीर विक्रम शाह के साथ रहा करते थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाही परिवार अपने महल त्रिभुवन सदन के नारायण हिटी में रहा करता था। भले ही नेपाल में उस समय राजशाही चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का अपना संविधान था और एक सरकार काम करती थी। हालांकि राजा के पास सर्वाधिक शक्तियाँ मौजूद थी। ये घटना 1 जून साल 2001 की है, जब नेपाल के राजमहल में रात के वक्त एक डिनर पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में शाही परिवार के कुल 22 लोग शामिल थे। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि महल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी भी पार्टी स्थल पर मौजूद नहीं थे। घड़ी की सुई 8:50 का समय बता रही थी। अचानक इस पार्टी में पहली गोली चलने की आवाज आई। महल के सुरक्षा कर्मी कुछ दूर पर ही मौजूद थे। गोली की आवाज सुनकर इसके पहले की वजह समझ पाते, दूसरी बार फिर गोलियां चलने की आवाज आई, लेकिन इस बार गोलियां लगातार चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मशीन गन चल रही हो। ये गोलियां पूरे 5 से 7 मिनट तक चली और आखिरी में पिस्तौल के जरिए 2 गोलियां चलने की आवाज आई। पूरा एटमॉस्फेयर शांत हो गया। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही त्रिभुवन सदन में दाखिल हुए वो नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि चारों तरफ राज परिवार के सदस्यों का खून बिखरा हुआ था। कुछ घायल थे और कुछ जीवन के आखिरी सांसें गिन रहे थे। जिस बिलियर्ड्स हॉल में पार्टी चल रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि वहाँ भी राज परिवार के सदस्य इंजर्ड पड़े हुए हैं और घायल हैं। सभी को तत्काल एम्बुलेंस में डालकर छावनी काठमांडू के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें सबसे पहले वहाँ के महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनके पीछे महारानी ऐश्वर्या, क्राउन प्रिंस दीपेंद्र विक्रम शाह, उनके छोटे भाई निराजन विक्रम शाह और राज परिवार के सभी सदस्यों की गाड़ियां चल रही थी। उस दिन हॉस्पिटल में एक एक करके 14 लोग इलाज के लिए आए, जिनमें से 8 लोगों को डॉक्टरों ने डेड क्लियर कर दिया। मरने वालों में महारानी ऐश्वर्या, छोटे बेटे राजकुमार निराजन, बेटी राजकुमारी श्रुति, महाराजा के अकेले सगे भाई धीरेन्द्र और 2 सगी बहनें राजकुमारी शांति, राजकुमारी शारदा के अलावा राजकुमारी शारदा के पति कुमार खड़का और उनकी चचेरी बहन राजकुमारी जयंती थी। नेपाल के महाराजा वीरेंद्र विक्रम शाह घायल अवस्था में थे। जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र विक्रम शाह घायल अवस्था में थे। उनके अलावा राज परिवार के कुछ और भी सदस्य घायल थे।
डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, मगर डॉक्टरों के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्राउन प्रिंस की जान बचाना था। राजकुमार दीपेंद्र के अलावा राज परिवार के जो अन्य सदस्य घायल थे, उनमें राजा बीरेंद्र की सगी और सबसे छोटी बहन राजकुमारी शोभा, राजकुमारी श्रुति के पति कुमार गोरख, राजा के छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र की पत्नी राजकुमारी कोमल के अलावा उनकी चचेरी बहन केतकी चेस्टर थी। राज परिवार के बाकी 4 सदस्य तो खतरे से बाहर आ गए, लेकिन राजकुमार दीपेंद्र की हालत ज्यादा डेंजर थी। एक 9mm की गोली उनके लेफ्ट ईयर से एंटर करते हुए राइट ईयर की तरफ से बाहर निकल गई। इसकी वजह से वो कोमा में थे। अभी तक इस घटना की खबर बाहर नहीं आई क्योंकि नारायण हिटी महल की तमाम कम्युनिकेशन लाइनें बंद कर दी गई। इस घटना के 14 घंटे बाद सुबह 11 बजे नेपाल रेडियो के बाकी कार्यक्रमों को रोककर इस घटना के बारे में लोगों को बताया गया, जिसमें महाराजा बीरेंद्र विक्रम शाह की मौत के बारे में लोगों को बताया गया और नए राजा के तौर पर दीपेंद्र विक्रम शाह का नाम लिया गया। इसके अलावा शाही परिवार के मरने वाले सभी सदस्यों के बारे में भी बताया गया। नेपाल के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस खबर को अचानक हजम नहीं कर पाई। लोग यही सोच रहे थे कि आखिर एक ही रात में पूरा राज परिवार कैसे खत्म हो गया। जैसे ही ये खबर मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई, अलग अलग मीडिया हाउसेस से रिपोर्टर नेपाल में आने लगे। नेपाल के लोगों के लिए राजा वीरेंद्र भगवान की तरह थे। उनके जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। शाम को आर्मी हॉस्पिटल से लेकर 8 किलोमीटर दूर पशुपतिनाथ मंदिर तक राजा वीरेंद्र विक्रम शाह, रानी ऐश्वर्या के साथ राज परिवार के सभी सदस्यों की शव यात्रा निकाली गई। लग रहा था कि उसमें पूरा का पूरा नेपाल सड़कों पर आ गया। शाम को बागमती नदी के किनारे राज परिवार के सभी सदस्यों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोग राजकुमार दीपेंद्र के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन राजकुमार दीपेंद्र को डॉक्टरों ने 4 जून 2001 को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। राजकुमार दीपेंद्र नेपाल के इतिहास में सबसे कम उम्र के शासक रहे, जिन्होंने मात्र 2 दिन ही शासन किया। इसके बाद पूरे राज के सम्मान के साथ उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओए यार, ये कैसी स्टोरी है भाई। टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले मैंने मतलब सुनी है स्टोरी। यही स्टोरी के बारे में मेरे को मालूम है कि भाई कोई ऐसा था भाई, खानदान या फैमिली कह ले, रॉयल फैमिली थी जिसको मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन भाई वो सिर्फ नेपाली में सुना था और आपको पता है जितनी को बंदा समझ सकता है उसके हिसाब से बंदा जज करता है। लेकिन यार जो स्टोरी अभी सुन रहा हूँ, यकीन करे बड़ा दुख हो रहा है यार कि एक फैमिली को भाई मौत के घाट इस तरह से उतार दिया गया यार। प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने लोगों से शांति की अपील की। उनका कहना था कि पार्टी में एक ऑटोमेटिक गन के अचानक हमले से ये सब दुर्घटनाएं घटी। इस घटना में राजकुमार बीरेंद्र विक्रम शाह के परिवार का कोई भी सदस्य। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अचानक से खुद ब खुद कैसे गोली चल सकती है भाई? भाई पी रखी थी क्या इन्होंने? बचा, इसलिए शाही परिवार से ही राजकुमार ज्ञानेंद्र को नेपाल का राजा घोषित कर दिया गया। नेपाल के लोगों के बीच में ये अफवाह थी कि गोलाबारी राजकुमार दीपेंद्र ने ही की है। जनता किसी भी तरह से इस मामले की सच्चाई जानना चाहती थी। तब इस मामले देखने से लग भी ऐसा रहा है। लोगों की कमेटी बनाई गई, जिनमें से एक नेपाल के कोर्ट के चीफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय और नेपाल संसद के स्पीकर तारानाथ रणभद्र थे। इसके अलावा इस मामले की जांच स्कॉटलैंड यार्ड भी कर रही थी। जनता में आक्रोश था। राजा ज्ञानेंद्र को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनके बेटे पारस विक्रम शाह अब क्राउन प्रिंस बन गए, लेकिन नेपाल के लोगों में उनकी छवि एक बिगड़े रईसजादे के तौर पर थी। एक बार उन्होंने नेपाल के मशहूर सिंगर पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। दूसरी बार एक नाइट क्लब के बाउंसर पर गोली चला दी। लेकिन इन दोनों मामलों में उनसे कभी पूछताछ भी नहीं हुई। जांच टीम ने लगभग 1 हफ्ते बाद अपनी भाई नजरें तो सामने मतलब लगती है ना ऐसे बंदे पे, जो बंदा इतना बिगड़ा हुआ वो लग रहा है ना कि भाई ख्याल तो आता है ना कि यार हो सकता है उसी ने हत्या की हो, सबको उसी ने मारा हो, तो लगता तो है ना यार, शक तो जाता है बंदे के ऐसे बंदे पे। जांच रिपोर्ट तैयार की जिसे उन्होंने महल के स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड और इस घटना में बचे हुए लोगों से पूछताछ के आधार पर तैयार किया। इस घटनाक्रम का जो कारण सामने आया उसके पीछे शाही परिवार की एक परंपरा थी। इस परंपरा के अनुसार शाही परिवार में हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी, जिसमें राज परिवार के सदस्य और उनके परिवार के सदस्य ही शामिल हो सकते थे। 1 जून 2001 को शुक्रवार था और इस पार्टी की जिम्मेदारी क्राउन प्रिंस दीपेंद्र की थी। वो सबसे पहले शाम 6:45 को नारायण हिटी दरबार के त्रिभुवन सदन पहुंच गए। वो सीधे बिलियर्ड्स में रूम में पहुंचे और शराब के गिलास हाथ में लेकर बिलियर्ड्स के शॉट लगाने लगे। इस बीच पार्टी के पहले मेहमान राजकुमार महेश्वर कुमार त्रिभुवन पहुंचे, जो इनके बहनोई थी। दोनों स्कॉच पीते हुए बिलियर्ड्स खेलने लगे। इसके बाद महारानी ऐश्वर्या और उनकी 3 बेटियां वहां पहुंची। उसके बाद राजकुमार पारस अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। धीरे धीरे राज परिवार के सभी सदस्य पार्टी में
पहुंच गए। राजा बीरेंद्र की मां और राजमाता रत्ना राज्य लक्ष्मी शाह भी पार्टी में पहुंचे और बिलियर्ड्स रूम के बगल वाले रूम में चली गई। राजकुमार दीपेंद्र शाम से ही हैवी ड्रिंक कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने 8:20 पर हशीश और गांजे की सिगरेट अपने लिए मंगाई, जिसे वो पार्टी में बैठकर पीने लगे और फिर शराब भी पी रहे थे। उन पर नशा बहुत ज्यादा चढ़ गया था। जब वो लड़खड़ाने आने लगे तो उन्हें उनके रूम में छोड़ दिया गया। सबसे आखिर में राजा बीरेंद्र विक्रम शाह वहाँ पहुँचे, क्योंकि वो एक पत्रकार को इंटरव्यू देने में बिजी थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ से मुलाकात की और उसके बाद पार्टी में बिजी हो गए। इधर अपने कमरे में प्रिंस दीपेंद्र जब उठे तो उन्होंने बाहर किसी को कॉल किया और इसके बाद उन्होंने आर्मी की वर्दी पहनी, फिर एक पिस्टल समेत 4 बंदूकों से लैस होकर पार्टी में आ गए। उन्हें देखकर हर कोई हैरान था। वो सीधे राजा बीरेंद्र की तरफ बढ़े। लोगों ने सोचा कि वो अपने बंदूक के पिता को दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो एक गन फायर किया जो उनके पिता की गर्दन में लगा और वापस चले गए। हर कोई हैरान था। अभी राजा को हॉस्पिटल लेकर जाने की तैयारी चल ही रही थी कि एक बार फिर बंदूकों से लैस होकर राजकुमार दीपेंद्र वहाँ पहुँचे और राजा की तरफ बढ़े तो राजा के छोटे भाई धीरेन्द्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार दीपेंद्र ने उन्हें ब्लैक रेंज गन शॉट मारकर दूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई मिनट तक पूरी पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग की और अपने ही परिवार के साथ साथ अपने पिता पर भी कई गोलियां चलाई। इसके बाद वो उस पार्टी हॉल से बाहर गार्डन में आए जहां उनकी मां मौजूद थी। जब वो उनकी तरफ बढ़े तो राजकुमार निराजन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने निराजन को गोली मारी और फिर अपनी माँ को भी गोली मार दी। इसके बाद वो वहाँ से कुछ दूर चले गए। एक पुल पर बैठकर वो चीखने लगे। उन्होंने अपने पिस्तौल से अपने को 2 गोलियां मारी, जिनमें से एक गोली उनके कान से होकर दूसरे कान से निकली। कहानी में क्या हुआ ये तो पता चल गया, लेकिन क्यों हुआ ये सवाल अभी भी खड़ा है। ये घटना साल 1995 से शुरू होती है, जब राजकुमार दीपेंद्र लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। तब वहीं उनकी मुलाकात ग्वालियर घराने की राजकुमारी देवयानी राणा से हुई। दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नेपाल के राज परिवार में महारानी ऐश्वर्या और राजमाता इस शादी के खिलाफ थी। इसके पीछे कारण था इन परिवारों के बीच के एक पुरानी दुश्मनी। साल 1846 में नेपाल राजघराने में जंग बहादुर राणा काजी का काम करता था। उसने 14 सितंबर साल 1846 में अपने भाई की मदद से नेपाल राजघराने के 40 लोगों को मौत की घाट उतार दिया और अपने आप को नेपाल का परमानेंट प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इसके लिए उसने नेपाल के तत्कालीन राजा राजेंद्र विक्रम शाह को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके बाद आने वाले 104 सालों तक नेपाल में विक्रम शाह परिवार केवल नाम मात्र का शासन कर रहा था, क्योंकि शासन की सारी बागडोर राणा परिवार के हाथ में थी। साल 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने भारत की मदद से दोबारा नेपाल किंग त्रिभुवन, गाइस ये त्रिभुवन ये जो एयरपोर्ट है मतलब है काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इन्हीं के नाम का है क्या? राजगद्दी हासिल की। महारानी ऐश्वर्या कभी नहीं चाहती थी कि देवयानी राणा वो आने वाले समय में उनके परिवार की बहू बने, क्योंकि फिर वो आगे चलकर नेपाल की महारानी बन जाती। आगे चलकर राजकुमार दीपेंद्र छुप छुप कर देवयानी से मिलने लगे। परिवार वालों ने उन पर पाबंदी लगानी शुरू की, उनकी जेब खर्च में कटौती कर दी और फिर वो गुस्से से भरने लगे। इसी गुस्से में आकर उन्होंने अपने परिवार को खत्म ही कर दिया। उन्होंने अपने मोबाइल से जो आखिरी कॉल की थी उसमें उन्होंने देवयानी को गुड नाइट कहा। इस घटना के दूसरे दिन देवयानी भारत आ गई और उसके बाद फिर वो कभी नेपाल नहीं गई। लेकिन ये थ्योरी नेपाल के राजा को हजम नहीं हुई। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि राजकुमार दीपेंद्र जैसा समझदार इंसान एक लड़के के चक्कर में पूरी फैमिली को मौत की घाट उतार देगा। सही बात है, बंदा सोच ही सकता है यार। खड़े होते हैं, अगर राजकुमार दीपेंद्र को देवयानी से शादी करनी थी तो उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी? राजकुमार दीपेंद्र का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? स्कॉटलैंड यार्ड ने किसी भी एविडेंस की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? राजकुमार दीपेंद्र राइट हैंडर थे, फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड से खुद को गोली कैसे मारी? ऐसे भी कई सवाल है जिनका जवाब नहीं मिला। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 3 थ्योरी और है। 1 फरवरी के अनुसार राजकुमार दीपेंद्र महाराजा वीरेंद्र विक्रम शाह के नरम फैसलों से नाराज थे। साल 1990 में नेपाल में जनता ने राजशाही को खत्म करने की मांग की तो राजा ने शाही परिवार के अधिकारों को खत्म करते हुए संविधान और संसद को मान्यता दे दी। इसके बाद नेपाल में माओवादी आंदोलन शुरू हुआ तो उसे कुचलने के लिए महाराज सेना का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहते थे। यही वजह थी कि राजकुमार दीपेंद्र ने ये हत्याकांड किया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये पूरा हत्याकांड राजकुमार दीपेंद्र के भेष में किसी और ने किया और इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अमेरिका की CIA का हाथ है, लेकिन इस बात के कभी कोई सबूत नहीं मिले। तीसरी थ्योरी के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड का शक महाराजा के छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र को जाता है। उन्होंने ही इस हत्याकांड को करवाया है, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद अगले राजा वही बने और इस हत्याकांड में उनके परिवार को भाई सीधा सीधा शक जाता है। ऐसे बंदे पे भी तो जाता है ना। तो कोई नुकसान नहीं हुआ। पार्टी वाली रात वो पोखरा में मौजूद थे, लेकिन ये थ्योरी भी स्वीकार नहीं की गई। इसके अलावा इस राज्य वंश की उत्पत्ति से लेकर अब तक एक ऋषि का श्राप भी इनका पीछा कर रहा था।
इस राजवंश के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह थे, जो एक बार जंगल से जा रहे थे तो उन्हें एक ऋषि मिले। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और उनकी सेवा में एक कटोरी दही दिया। ऋषि ने दही को थोड़ा सा खाया और इसके बाद उसे राजा को देते हुए कहा, और आप इसे ग्रहण कर लीजिए। राजा को लगा कि दही झूठी हो गई है, इसीलिए उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया, पर गलती से वो दही राजा के पैर पर ही गिर गई। इसके बाद ऋषि गुस्से से भर गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि आपकी केवल 10 पीढ़ी ही नेपाल पर राज कर पाएगी, और ये श्राप सच साबित हुआ। राजा वीरेंद्र विक्रम शाह इस पीढ़ी के 10वें राजा थे। 2008 में नेपाल में राजशाही पूरी तरह से खत्म हुआ और राज परिवार के सारे अधिकार संसद में समाहित हो गए। तो ये थी कहानी नेपाल के शाही परिवार की। आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत जबरदस्त यार, जिस बंदे ने स्टोरी सुनाई है यार, बहुत ही बढ़िया यार। ये एक मिस्ट्री है कि यार ये जो शाही परिवार था भाई, इसकी हत्या आज तक की किसने। अच्छा, मैं जब नेपाल में गया था ना, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि यार यहाँ पे ना एक ऐसी रॉयल फैमिली है जिसकी हत्या कर दी गई थी, और उन्होंने ये बोला था कि यार इसके बेटे ने कर दी थी हत्या। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भाई जब बंदा, एक लड़का मतलब अपनी मर्जी से किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, चलो खैर एक दफा मान भी लेते हैं कि भाई चलो उसने हत्या कर दी सबकी, कि मैं चलो शादी करूंगा गुस्से में आगे, तो उसने हत्या करने के बाद भाई अपने आप को गोली क्यों मारी भाई? जब उसने सबको मार ही डाला तो भाई वो चाहता तो वो मतलब शादी कर लेता भाई, और इल्जाम लगा सकता था कि वो मार के चला गया, वो मार के चला गया, लेकिन नहीं भाई, उसने खुद को गोली मार ली। नॉर्मल फैमिली नहीं, और भाई नेपाल की एक रॉयल फैमिली को भाई मौत के घाट उतार दिया गया, और लोगों को आज तक पता ही नहीं। और यकीनन लोग अभी भी भाई कंफ्यूज है कि यार उनको मौत के घाट भाई उतारा किसने। और यही अगर मामला भाई यूरोपियन साइड में हुआ होता तो भाई इसके जो कातिल थे वो पकड़े जाने थे। लेकिन माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई जो हमारा साउथ एशिया ना, यहाँ पे यही चलता है भाई साहब। हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ है, जिसने भाई पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वाकया तो यही बनाया था कि भाई वो बीमार हुआ था, लेकिन उसकी भी जो एम्बुलेंस का वो पेट्रोल खत्म कर दिया गया। लियाकत अली खान को भाई गोली लग गई, जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो भाई ये हमारे साउथ एशिया में ऐसे ही होता है भाई, ये खसूसन भाई ये हमारा साउथ एशिया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ये नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है। भाई इंडिया में तो फिर भी इंदिरा गांधी को भाई जो कत्ल जिसने किया था, मर्डर किया था भाई, वो तो पकड़ा गया था। लेकिन हैरानगी इस चीज की है कि भाई ये रॉयल फैमिली भाई होके इसके कातिल का आज तक पता नहीं चला यार। और इसमें इस बंदे ने जो एक पॉइंट ये भी हाईलाइट किया कि भाई जब वो राइट हैंडर था, मतलब एक राइट हैंडर है भाई, वो अपने आप को लेफ्ट हैंड से गोली क्यों मारेगा? क्योंकि ट्रिगर को दबाना भाई इतना आसान थोड़ी होता है। वो अपने आप को, इजी तो यही है ना कि भाई राइट हैंडर है, वो अपने आप को इस हाथ से मारेगा, लेकिन उसने अपने आप को लेफ्ट हैंड से मारा। तो ये भी एक मिस्ट्री है भाई, ये भी बंदे को बताती है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि यार जिसमें बंदे को लगता है कि यार नहीं, इनका बेटा इनका कातिल नहीं था भाई। और शक किस पे जाता है? उस पे जाता है भाई जिन्होंने नेक्स्ट भाई राजा बनना था, शक तो उसी पे जाता है। और मेरा ख्याल है वो जैसे बता रहा था कि यार लोग वहां पे भड़क गए थे उन्हीं के खिलाफ, तो ऐसा हुआ होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है और किसने की होगी? तो गाइस अगर वीडियो अच्छे लगे होते हैं यार वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।